आज से संसद का मौसम सत्र एफसीआर विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी योग सरकार। राज चढ़ावा, चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। आज बाराबंकी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोधेश्वर महादेव धाम दौरे पर जाएंगे सीएम। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। टीम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों को बेंच करेगी सुनवाई। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। चढ़ावा चोरी पर हंगामे के पूरे आसार हैं। नीट लीक पर होगा भारी हंगामा। एफसीआरए समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट लीक पर होगा भारी हंगामा। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। तमाम मुद्दों को विपक्ष आज सदन में रखने वाला है। कई मुद्दों पर भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करेंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी। जहां आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी पर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रही है। जहां संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान केंद्र और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक होने वाली है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई भी संसद में अपनी शुरुआत करेगी। यह पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने बनाई थी, जिन्होंने अपने गुट को मिलाकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन किया। मॉनसून का सत्र आज से शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करने की उम्मीद है। वही अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक, एथनॉल ब्लेडिंग जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के आसार हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल यानी रविवार को संसद के निचले सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की थी और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने लेजिस्लेटिव एजेंडा पर मुख्य पब्लिक मुद्दों पर चर्चा की। स्पीकर ने एक प्रोडक्टिव और सम्मानजनक सेशन सुनिश्चित करने के लिए कंस्ट्रक्टिव बहस, सार्थक भागीदारी और पूरे सहयोग की अपील की है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के आने वाले मॉनसून सेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एक ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की। कुल मिलाकर मीटिंग में मंत्रियों सहित 40 राजनीतिक पार्टियों के 58 नेताओं ने भाग लिया। लेकिन इस बीच ये तस्वीर, जहां आज संसद की कार्यवाही शुरू होगी, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामेदार रह सकता है। हालांकि देखिए, कल यानी 19 जुलाई को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विपक्ष ने वॉकआउट किया था। हालांकि कुछ समय बाद ही वापसी हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि आज संसद में हंगामेदार कार्यवाही हो सकती है और जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। अहम बिल पेश करेगी सरकार। चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में
एनसीपीआई भी संसद में अपनी शुरुआत करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई मामले जैसे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, एथेनॉल ब्लेडिंग जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के आसार जरूर यहां नजर आ रहे हैं। तो आज से संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करेंगे और संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है सुबह 11 बजे से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कल यानी 19 जुलाई को एक बैठक बुलाई गई। बैठक में सरकार दोनों सदनों की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की भी अपील की है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है और इस 4 सप्ताह के सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक बुलाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय के लिए आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, इस बार संसद का गणित भी बदल सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक मतभेद, डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़ी दूरी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना से सांसदों के अलग होने का असर संसद की संरचना पर पड़ने की संभावना है। स्नेह कमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए, सुबह 11 बजे मॉनसून सत्र का आगाज होगा, कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि इस बार कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हो, या फिर कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर विपक्ष हंगामेदार कार्रवाई में अपनी भूमिका निभा सकता है। शुरू होनी है, लेकिन जिस तरह से आप क्या कि संसद की मानसून की जो मानसून सत्र कार्रवाई के पहला दिन जो है, जो हंगामे की भेड़ चढ़ने के आसार हैं, क्योंकि कल जिसे सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले विपक्ष ने बाइकाट किया, उसके बाद बैठक पुनः शुरू होती है तो विपक्ष ने अपनी तमाम मांगे रखी। उसके बाद हालांकि सरकार की बात की, सरकार ने विपक्ष से सहयोग मांगा है कि संसद की जो कार्रवाई है उसे सुचारू रूप चलाने में हमारा सहयोग करें। खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम विपक्ष की हर बात को सुनेंगे। अब देखना यह है कि अब से कुछ देर के बाद, यानी 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, जब सदन कार्रवाई शुरू होगी तब यह देखना है कि जो है सदन की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सदन की कार्रवाई का पहला दिन हंगामा खेज होने के पूरे आसार हैं। सरकार कौन कौन से विधेयक पेश कर सकती है स्नेह कमल आज? बिल्कुल 7 विधेयक इस सदन के दौरान, सत्र के दौरान लाने हैं। 2 जो अहम विधेयक है, एक तो वंदे मातरम संशोधन जुड़ा हुआ बिल है जो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं जो संसद सुप्रीम कोर्ट में जो सांसदों की संख्या बढ़ाने को लेकर एक विधेयक है, वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस सत्र में देखिए विपक्ष किन किन मुद्दों को सरकार को घेरने वाली, क्योंकि देखिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया था। बांचुक का मुद्दा हो या फिर जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, ये तमाम 3-4 मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होगा। बिल्कुल, देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ साफ कहा था कि हमें विपक्ष के सहयोग की जरूरत है, आपकी हर बातों को सुना जाएगा, बस आप सहयोग दें। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने कल वॉकआउट किया, उसे देखकर जरूर ये कहा जा सकता है कि आज कभी इस तरह की तस्वीर सामने हम कह सकते सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामा खेज होने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल, क्या लगता है कि कल की तरह आज भी विपक्ष वॉकआउट कर सकता है कई मुद्दों को लेकर? अब ये तो अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि विपक्ष वॉकआउट करेगा, लेकिन फिलहाल हम इतना कर सकते हैं कि ये सदन कार्रवाई हंगामा खेज रहेगी। बिल्कुल हंगामेदार रह सकती है और देखिए विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेरने वाली है। और देखिए एक और वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। इसको लेकर सख्त सजा का प्रावधान है कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो 3 साल तक जेल हो सकती है। आप तक आवाज पहुंच पा रही है स्नेह कमल? देखिए तस्वीर भी आप तक
दिखा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और देखिए, सुबह 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। अमित शाह जो है वंदे मातरम बिल पेश करेंगे और देखना होगा कि विपक्ष क्या क्या मुद्दा रखने वाला है और किस तरह से संसद की कार्रवाई होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई अहम बैठक करने वाले हैं। शाम 4 बजे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक होगी। शाम 6:30 बजे बाढ़ सूखे की स्थिति को लेकर यह बैठक होने वाली है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये अहम बैठक होने वाली है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे आज 2 अहम बैठक। शाम 4 बजे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की यह बैठक होने वाली है और इसके साथ ही सुबह शाम 6:30 बजे बाढ़ सूखे की स्थिति को भी लेकर बैठक बुलाई जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 2 महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे विकास परियोजनाओं की समीक्षा और संभावित सूखे या फिर कम बारिश की स्थिति से निपटने की तैयारियां सुनिश्चित करना है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री प्रदेश में चल रही प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब और शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि इन प्रतियोगिताओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए और यदि किसी भी प्रकार की प्रतीकात्मक बाधा आ रही है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ दूर किया जाए। मौसम के बदलते मिजाज और संभावित बारिश की कमी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है और राज्य सरकार ने पहले ही कृषि क्षेत्र के लिए एक आकस्मिक योजना तैयारी कर ली है। और इस बैठक में किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, बिजली, कृषि ऋण उपलब्ध कराने और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे ये बैठक होने वाले हैं। और रमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, मुख्यमंत्री 2 अहम बैठक करने वाले हैं, क्या क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है इस बैठक में? बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री 2 अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मौजूदा दौर में जो अभी जो त्योहार आने वाले हैं और जो कई योजनाएं और कई भर्तियां आने वाली हैं, उसको लेकर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से एक सुरक्षा की दृष्टि से भी बैठक होगी, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी आला अधिकारी हैं उनको इसलिए बुलाया गया है और एक रोड प्लान जो है उसको देखेंगे और उसको पहले उसका ब्रीफिंग जो है अधिकारी करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री इस चीज को देखेंगे कि आखिर किसका जो कौन सा। हेलो, हाँ मैं सुन पा रही हूँ, आप सुने, बताएं। आपको बता दें कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जो बैठक है ये मौजूदा दौर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को कैसे बदलना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट लाना है, उसको लेकर ये बैठक है। वहीं 6:30 बजे बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर बैठक है कि किस तरीके से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ आने वाली है या फिर पानी का स्तर अभी से बहुत बढ़ चुका है और बाढ़ के लक्षण दिख रहे हैं और कई ऐसे स्थान है जहाँ पर अभी बारिश हो भी रही है फिर भी वहाँ पे सूखा जैसी स्थिति है। ऐसे में वहाँ पर कैसे बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे उनका जीवन जो है सुकुशल बनाया जाए और अगर कोई घटना हो तो मुआवजा दिया जाए, इसको लेकर बैठक में कई फैसले होंगे। बिल्कुल, देखिए कम बारिश या फिर संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, साथ ही क्या सिंचाई, पेयजल और बिजली आपूर्ति को लेकर भी विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं। किसानों के हित में सरकार क्या कुछ फैसले ले सकती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने पहले से ही तमाम दौरे किए थे और एक बार बैठक भी की थी कि बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें कैसे लोगों की मदद की जाए। और इसी तहत आपको बता दें भी एक दिन पहले ही SDRF के जो मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसे हाईटेक तरीके से बनाया गया है और न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि SDRF और जितने भी ऐसे विभाग हैं जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों को सकुशल जीवन
से उनका वापस लाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए राजस्व विभाग चाहे उसमें हो, कृषि विभाग हो, सभी को उन्होंने बैठक की थी और कहा था कि जो भी हो वो तुरंत होना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय को पहले ही एक्शन में किया था कि जहाँ भी बंधे मजबूत नहीं है वहां पर बंधे मजबूत किए जाए ताकि बाढ़ ही ना आए, और बाढ़ आ जाए तो सभी विभाग उससे मिलकर जल्दी निपटारा करें। बिल्कुल। बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई नई घोषणा कर सकते हैं, इसके लिए कोई निर्देश जारी कर सकते हैं? अब ये बैठक में तय होगा क्योंकि जो बैठक होगी उसमें तमाम फैसले भी होने हैं। अब वो फैसला सिर्फ विभागीय फैसला होगा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर उस फैसले का ऐलान करेंगे, और ये बैठक में स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आज बाराबंकी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लुधेश्वर महादेव धाम दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही श्रावण मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 542 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही 7 जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जायजा लेते हुए नजर आए, जहां मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर भी मंच तैयार है, बस इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। साथ ही 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसकी लागत 542 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि बाराबंकी वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी देखी जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आपको बताते चले, बाराबंकी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जायजा लेते हुए नजर आए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी खामी मुख्यमंत्री के आगमन पर ना हो। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी दौरे पर रहेंगे। प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेशवासियों के नाम पत्र, कौशल से ही विकसित यूपी बनेगा। इसके साथ ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मार्ग खुलेगा। कर्म कौशल सनातन संस्कृति की पहचान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेशवासियों के नाम ये पत्र, कौशल से ही विकसित उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से मार्ग खुलेगा। कर्म कौशल सनातन संस्कृति की पहचान। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेशवासियों के नाम पत्र। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पत्र जारी किया है। प्रदेशवासियों के लिए कौशल से ही विकसित यूपी बनेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसके साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर विभिन्न सामयिक विषयों, त्योहारों और सरकारी योजनाओं पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हैं पत्र के जरिए। और देखिए एक और पत्र, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पत्र प्रदेशवासियों के नाम जारी किया है। और साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इसके साथ ही आपको बता दें, प्रकृति और वृक्षों के संरक्षण को लेकर बच्चों और युवाओं को भी विशेष अपील की गई है। तमाम बातों का जिक्र इस पत्र में लिखा गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र जारी किया है। कर्म कौशल सनातन संस्कृति की पहचान, और इसके साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। दान हेराफेरी मामले में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो बेहद अहम फैसला आज देखिए होने वाला है, जहां सुप्रीम कोर्ट बेहद अहम फैसला करने वाला है। आज सुनवाई होने वाली है और ऐसे में आपको बताते चले कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है।
दान हेराफेरी मामले में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सभी की नजर इस सुनवाई पर है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुना सकता है। फिलहाल एसआईटी आज स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ये सुनवाई करेगी और देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले में सुनवाई होती है। तो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। और इस बीच आपको बता दें, जांच के दौरान अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे अब तक लगभग 79 लाख से ज्यादा नकदी भी बरामद की जा चुकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर प्रशासन और विजिलेंस में भारी लापरवाही पाई गई है। इस बीच आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की निगरानी और उचित पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एसीएस अनुराग श्रीवास्तव कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नमामि गंगे और जल पुनरीक्षण पर आयोजित गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ने जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना की उपलब्धियां गिनवाई। इसके साथ उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के ललितपुर और झांसी जैसे इलाकों में जहां कभी महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, आज हर घर तक नल का पानी पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जल प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुनिश्चित की जाएगी। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भूजल स्तर बढ़ाने की बात की जाएगी। नमामि गंगे गोष्ठी में जल शक्ति मंत्री पहुंचे हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने की भी बात दोहराई गई है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। कानपुर में जल संरक्षण पर मंत्री का ये बड़ा और अहम दावा सामने आया है, जहां भूजल स्तर पर मंत्री ने बात की है। नमामि गंगे गोष्ठी में जल शक्ति मंत्री पहुंचे हुए हैं। बुंदेलखंड में हर घर पहुंचा नल का पानी। जल शक्ति जीवन मिशन से बदली तस्वीर। हम लोग अपर मुख्य सचिव और हम सब निकले हैं जल जीवन मिशन ललितपुर, झांसी, उरई, जहां पर अधिकारियों ने कहा कि 100% हो चुका है, ऐसे झांसी में और अपना ललितपुर में जल जीवन मिशन के जो काम लगभग आज के डेट में हम लोग 60,000 गाँव में शुद्ध पेयजल दे रहे हैं। उसी जल अर्पण के अभियान के रूप में जल संचय और ये सब विषयों को लेकर हम लोग गोष्ठी और इनके माध्यम से जा रहे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन जो शुरू किया, आज उसका परिणाम रहा मित्रों कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला गरीब की को दर्द को समझता है। जहाँ पर 2-2 किलोमीटर दूर बहनें माताएं पानी लेने जाती थीं, 60-60 फीट कुओं के से पानी ऊपर उठाती थीं और घड़ा 3-3 घड़ा लेकर चलती थीं, आज वो बुंदेलखंड में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और घर घर पानी सीधे नल से पहुंचने लगा है। तो नल से पानी पहुंचे इसलिए ये भी था कि दोहन ज़्यादा पानी भूमि का न हो। तो वृक्षारोपण जल संचय पर भी चर्चा इस समय हम लोग कर रहे हैं। तो वृक्षारोपण जल संचय के माध्यम से आज राज्य के अंदर जो चेक डैम हमारे बनाए गए लगभग 6,000 के आसपास, जिसके कारण 10,000 करोड़ लीटर पानी हम सिंचाई में देते हैं। इसी तरह तालाबों का तालाब अमृतसर और खेत तालाब के माध्यम से बुंदेलखंड की स्थिति सुदृढ़ हुई है और खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ जिस अभियान से लोग चलाए उसका हुआ है। तो आज यही है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, डबल इंजन की सरकार घर घर तक
तक नल पहुंचे और नल में पानी पहुंचे, इसी अभियान को लेकर हम लोग निकले हैं। और जल संचय, वृक्षारोपण भी जन आंदोलन के रूप में हो, क्योंकि सरकार अपना काम है, लेकिन जब तक जनता जनार्दन का सहयोग नहीं होता तब तक वो जन आंदोलन नहीं बनता है। तो जनता जनार्दन का भी सहयोग आवश्यक है। सर, राम मंदिर को लेकर 22 तारीख को दूसरी बैठक होगी, बैठक में निश्चित किया जा रहा है कि जो ट्रस्ट है रहेगा कि दूसरा बनेगा, कैसे क्या देखा? इस समय आवश्यकता जो चुनौती है शहरों के लिए, जिसके कारण हम लोग निकले हैं मित्रों, जल संचय। जो आज मैं चर्चा किया कि नहाने का पानी, ब्रश का पानी और कपड़ा धोने का पानी, ये पानी शौच के लिए फ्लश में कैसे हम ला सकते हैं इस पानी को, ये पानी बर्बाद न होने पावे। क्योंकि आप देखिए बेंगलोर व चेन्नई बड़े बड़े शहर चौपट हो रहे हैं, तो ये पानी को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं और जीवन भविष्य का कैसे बचा सकते हैं, इस पर हम लोगों को काम करना। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक की शर्तें, जहां वांगचुक ने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें बताई है। शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी ले, संसद में मुद्दे उठाने का आश्वासन दे, वांगचुक ने कहा। और इसके साथ ही संसद में शिक्षा के मुद्दे उठाने का आश्वासन दे। अगर स्वास्थ्य कारणों से संसद नहीं आ पाया तो अस्पताल आकर सांसद नेता मुझे भरोसा दे। अस्पतालों और इसके साथ ही अस्पताल में आकर शिक्षा के मुद्दे उठाने की भरोसा दे। तो देखिए सोनम वांगचुक की ये तमाम शर्तें हैं, जहां अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक ने ये शर्तें रखी है। तमाम बातों का जिक्र किया है, 3 शर्तें सरकार के सामने रखी है। कहा कि अस्पताल आकर शिक्षा के मुद्दे उठाने का भरोसा दे सांसद। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं दिल्ली से, जहां अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक ने कई शर्तें रखी हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें बताई है। शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी ले, ये बड़ी मांग। जहां सांसद संसद में मुद्दे उठाने का आश्वासन दे, इसके साथ ही संसद में शिक्षा के मुद्दे उठाने का आश्वासन दे सरकार। अगर स्वास्थ्य कारणों से मैं संसद नहीं आ पाया तो अस्पताल आकर सांसद नेता मुझे भरोसा दे कि इन तमाम शर्तों को माना जाएगा। अस्पताल आकर शिक्षा के मुद्दे उठाने का भरोसा दे सरकार। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने के लिए 3 बड़े शर्तें सरकार के सामने रखी है। और ये अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक ने शर्तें रखी है। वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें बताई। कहा कि शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी ले, सांसद संसद में मुद्दे उठाने का आश्वासन दे। इसके साथ ही संसद में शिक्षा के मुद्दे उठाने का आश्वासन दे। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य कारणों से मैं संसद नहीं आ पाया तो अस्पताल आकर सांसद नेता मुझे भरोसा दे। अस्पताल आकर शिक्षा के मुद्दे उठाने का भरोसा दे। अनशन समाप्त करने की ये 3 बड़े शर्तें जो सोनम वांगचुक की तरफ से सरकार से मांगी गई है। और देखना होगा कि सरकार अब इन मांगों को पूरा करती है या नहीं, शर्तों को मंजूर करती है कि नहीं। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अनशन को खत्म करने के लिए सोनम वांगचुक ने 3 बड़ी शर्तें सरकार के समक्ष रखी है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।